हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें 3 सेक्शंस पढ़ने हैं। सेक्शन नंबर 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन नंबर 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड सेक्शन नंबर 14 बात करता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तीनों ही सेक्शन हमारे सीजीएसटी एक्ट के रहने वाले हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर आपके करिकुलम में क्यों दिया गया है। सो बेसिकली समझिए कि अगर आप कोई भी सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज का, तो उसके अलग अलग डेट्स होती हैं, अलग अलग इवेंट्स हो सकते हैं। जैसे आपने किस दिन ऑर्डर प्लेस किया गया, आपने किस दिन उस गुड्स को डिस्पैच किया है, रेसिपिएंट को किस दिन वो गुड्स मिले हैं, पेमेंट किस दिन किया गया है, आपको अकाउंट में किस दिन पेमेंट क्रेडिट किया गया है, इनवॉइस किस दिन जनरेट किया गया है। तो ये अलग अलग इवेंट्स होते हैं। सो किस डेट को हम मानेंगे कि सप्लाई हो गया, वो ये चैप्टर हमको बताएगा। ठीक है। सो अब समझना, मान लीजिए किसी भी ट्रांजेक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई आता है 10th ऑफ मार्च। ठीक है, 10th ऑफ मार्च अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई आता है, तो उस केस में हम इसका पेमेंट कब करेंगे। सो अगले महीने की 20 तारीख को, अगले महीने की 20 तारीख को जिस टाइम में हम लोग जीएसटी 3B फाइल करते हैं ना, तब जीएसटी का पेमेंट किया जाता है। सो जो भी मंथ में आपका टाइम ऑफ सप्लाई फॉल करता है, उसके अगले मंथ के 20th को आपको जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है। चलो सर, पहले सेक्शन पे आ जाते हैं। सेक्शन नंबर 12 जो बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। सो गुड्स के केस में दिया हुआ है सबसे पहले सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का होता है जहां पर सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने का। ठीक है। सो वो रेसिपिएंट से पैसा कलेक्ट करता है टैक्स का और गवर्नमेंट को पेमेंट करता है। अब इस केस में देखो, दो सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला, अगर कोई नॉर्मल सप्लायर अगर है, ठीक है, तो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। द डेट शेल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। अर्लीस्ट कौन कौन सा। पहला, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। सप्लायर ने जिस दिन इनवॉइस इशू किया वो डेट ले लो। या फिर क्या बोला है, द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 31 टू द एक्सटेंट इनवॉइस कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है। तो लास्ट डेट सेक्शन नंबर 31 बताता है कि हमें इनवॉइस किस दिन इशू कर देना चाहिए। सो लास्ट डेट जो बताया गया वो डेट, इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला है, टू द एक्सटेंट द इनवॉइस कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब देखो, इनवॉइस कितना कवर करता है। अब समझना, मैंने मान लीजिए 100 टॉयज खरीदे हैं। ठीक है। तो 100 टॉयज खरीदे हैं, लेकिन वो क्या करता है, जो सप्लायर है वो मुझे इंस्टॉलमेंट में भेज रहा है। तो एक बार में मुझे 60 टॉयज भेजे हैं और 60 टॉयज का इनवॉइस भी बना के भेज दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, इनवॉइस जो है वो सिर्फ 60 टॉयज का ही यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो इस केस में पूरे ट्रांजेक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई इससे डिटरमाइन नहीं हुआ। ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ 60 टॉयज के लिए हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पर कवर हो जाएगा। सो जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया वो डेट ले लो, या फिर द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड, व्हिचएवर जो अर्लियर रहेगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चीज सर, अगर हमारा सप्लायर जो है वो कंपोजिशन सप्लायर है, या फिर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाईज कर रहा है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, हमारा लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और आपका कैसीनो। तो ये अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का अगर सप्लायर है या कंपोजिशन सप्लायर है, तो उस केस में एक कंडीशन और एडिशनल हो जाएगी। तो कौन कौन सी कंडीशन रहने वाली है, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31, और क्या बोला है, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बाय द सप्लायर टू द एक्सटेंट द पेमेंट कवर्स द सप्लाई ऑफ गुड्स। तो अगर आपको पेमेंट पहले रिसीव हो गया है, तो वो बेसिस पे भी आपको जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। ठीक है। तो ये पेमेंट का कंडीशन जो है, पहले इधर नॉर्मल सप्लायर के लिए भी था, लेकिन एक नोटिफिकेशन लाया गया, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, और इसने एग्जेम्प्ट किया है सारे ही सप्लायर को, सारे ही टैक्स पेयर को, एक्सेप्ट कंपोजिशन सप्लायर एंड रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाईज ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो इन दो लोगों को छोड़ करके सारे ही टैक्स पेयर्स के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया है कि आपको पेमेंट का कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप देखो, अगर पेमेंट का कंडीशन रहता है तो क्या होता है कि आपने अगर कोई एडवांस का अमाउंट भी पे कर दिया, सप्लाई जो है वो आगे चल करके करने वाले हो, बट अभी जो है आपने कोई एडवांस अमाउंट भी पे कर दिया, तो उस एडवांस पे भी जीएसटी आपको पे करना रहता था। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है ये कंडीशन एग्जेम्प्ट कर दी और क्या बोला कि आपको एडवांस के केस में जो है जीएसटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ गुड्स के केस में ही दिया गया है। ठीक है। सर्विसेज का अगर है, आप अगर कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको कोई एडवांस मिला है तो आपको जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। अब सर, ये सिर्फ गुड्स के केस में ही एग्जेम्पशन क्यों दिया गया, क्या रीजन है इसका। लॉजिक बहुत सिंपल है कि देखो यार, गुड्स के केस में जो है हमें कोई भी पैसा मिलता है एडवांस का, तो उस एडवांस के पैसे से हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, इनपुट्स खरीदते हैं, क्योंकि आपको कोई प्रोडक्ट दिया जा रहा है तो उसको बनाने के लिए कुछ खर्चा भी तो लगेगा ना। तो वो पैसा हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए जो है टैक्स पेयर्स को यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आपको वो पैसे पे जीएसटी की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे या लास्ट डेट जो होगा 31 के अंदर, उनमें से जो भी अर्लीस्ट डेट होगा वो टाइम पे आपको जीएसटी का पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है सर।
चलो, अब नेक्स्ट चीज, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो यहाँ पर जो है एक पेमेंट का कंडीशन दिया है, रिसीट ऑफ पेमेंट। तो हम किस दिन मानेंगे कि पैसा जो है वो हमें रिसीव हो गया। तो दो चीजें यहाँ पर दी गई है। पहला, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिस दिन सप्लायर ने, ठीक है, जो सप्लायर है उसके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस दिन पैसा रिकॉर्ड किया, पेमेंट जिस दिन रिकॉर्ड किया, वो डेट ले लो। या फिर दूसरा बोला है द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द एंटिटीज बैंक अकाउंट। उसके अकाउंट में जिस दिन पैसा क्रेडिट किया गया। दोनों में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगा उस डेट को हम मान लेंगे कि डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो बेसिकली क्या ध्यान रखना है, बुक्स और बैंक दोनों में से जो अर्लियर रहेगा वही हमारा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट मान लिया जाएगा। अब नेक्स्ट चीज सर, हमें बोला गया कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31। तो सेक्शन नंबर 31 में क्या लास्ट डेट बताई है, किस डेट तक हमें इनवॉइस इश्यू कर देना है। तो देखो यहां पर दिया हुआ है, सबसे पहले अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल गुड्स को, तो इसको इनवॉइस इश्यू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द सप्लाईज टू द रेसिपिएंट। अगर सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो जिस दिन आपने गुड्स को रिमूव किया, ठीक है, जिस दिन गुड्स को रिमूव किया गया वो डेट तक आपको जो है इनवॉइस इशू कर देना है। एंड सेकंड चीज, अगर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है या कोई अदर केस है, तो उस केस में जिस दिन आपने गुड्स को डिलीवर किया, डिलीवर ऑफ द गुड्स और मेकिंग गुड्स अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट, जिस दिन अवेलेबल कराया गया वो डेट तक आपको जो है इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, सो उससे पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको इनवॉइस इशू कर देना है। नेक्स्ट चीज सर, अगर हम जो है सप्लाई कर रहे हैं गुड्स का और वो कंटिन्यूअस सप्लाई है, ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स अगर कर रहे हैं, तो उस केस में द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। अब समझना, कोई व्यक्ति है जो गुड्स को जो है कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहता है, ठीक है, रिकरिंग बेसिस पे, तो उस केस में वो महीने का एक कुछ ना कुछ तो पीरियोडिकल स्टेटमेंट देगा या कुछ पेमेंट वगैरह मंथली बेसिस पे किया जाएगा, है ना। सो जिस दिन उसने इशू किया पीरियोडिकल स्टेटमेंट या फिर जिस दिन उसको पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव हुआ, वो डेट तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, एंड थर्ड चीज बोला हुआ है, अगर आपने कोई गुड्स भेजे हैं, गुड्स सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस पर, ठीक है, पैसा आपने कोई अप्रूवल के लिए भेजे हैं या रिटर्न बेसिस पर कोई गुड्स सेल किए गए हैं, तो उस केस में आपको इनवॉइस इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, दोनों में से जो अर्लियर होगा, जैसे आपने देखा होगा हम लोग कुछ भी अमेजोन से फ्लिपकार्ट से कुछ भी चीज खरीदते हैं, कोई गुड्स आपने खरीदा, उसमें रिटर्न पॉलिसी भी है, तो उस केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, सो जनरली ये कंपनीज क्या करती है, जब सप्लाई करते हैं वही टाइम पे इनवॉइस इशू कर देते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन गुड्स को रिमूव किया उसके 6 महीने के अंदर। दोनों में से जो अर्लियर डेट होगा वो डेट तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है सर, समझा आपको सेक्शन नंबर 12 सेक्शन 2। ठीक है, तो नॉर्मल दो कंडीशन, जिस दिन इनवॉइस इशू किया वो डेट, या फिर द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 31, व्हिचएवर इज जो अर्लियर रहेगा वो डेट तक आपको टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है सेक्शन नंबर 12 सेक्शन 3, ये बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, मतलब जहां पर रेसिपिएंट का लायबिलिटी रहता है गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने का। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो एक कंडीशन आपकी और एडिशनल यहां पर आ जाती है। ठीक है, सो क्या क्या कंडीशंस रहने वाली, तो देखो, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। पहला बोला है द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। ठीक है, किस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ है। अब देखो, जब हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हैं ना, तो हमें रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना रहेगा, है ना। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ये कंडीशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहां हम सप्लायर के तरफ एंड से सोच रहे थे। यहां पर रेसिपिएंट के केस में आपको देखना है जिस दिन उसको गुड्स रिसीव हो जाते हैं, एक डेट वो रहेगा। दूसरा, जिस दिन पेमेंट करता है, अब रेसिपिएंट आप हो तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने लिया है पेमेंट करना है। सो जिस दिन आपने पेमेंट किया, अब पेमेंट किस दिन मानेंगे, तो इसके लिए भी दो कंडीशन दिया हुआ है, बुक्स और बैंक, व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, सो जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री किया रेसिपिएंट ने पेमेंट का, वो डेट ले लो। या फिर दूसरा क्या बोल रहा है, द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट। अब पैसा जाएगा, डेबिट है ना। रिसीट ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिस दिन पैसा क्रेडिट किया जाता है, और आपने जिस दिन पेमेंट किया तो उस दिन आपके अकाउंट से क्या होगा, डेबिट किया जाएगा। ठीक है, सो बुक्स और बैंक व्हिचएवर जो अर्लियर रहेगा वो आपको डेट ले लेना है। फिर थर्ड कंडीशन बोला है 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया गया वहां से 31st डे ले लो, और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयर ऑफ बाय द सप्लायर। ठीक है, सो 30 दिन का यहाँ पर मार्जिन दिया है, 31st डे आपको यहाँ पर ले लेना रहेगा। सो तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट होगा वो डेट तक आपको, अब वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो तीन कंडीशन कौन कौन सी है, पहला जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हुआ है, दूसरा जिस दिन आपने पेमेंट किया, पेमेंट कैसे देखेंगे, बुक्स और बैंक व्हिचएवर इज अर्लियर, एंड थर्ड कंडीशन क्या है, 31st डे आपको देखना है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इश्यू किया गया सप्लायर के द्वारा
वहां से 31st डे आपको कंसिडर करना है। तीनों में से अर्लीस्ट डेट ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रोविजन दिया हुआ है कि वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर क्लोज ए, बी और सी। ठीक है, मतलब ये जो क्लोजेस हमने देखे, इनके अंदर अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है, उस केस में द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया, वही डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ठीक है, चलो सर, नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आपने कोई सर्विसेज सप्लाई किया है तो आपको सेक्शन नंबर 13 देखना रहेगा। इसके अंदर भी सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का केस है तो आपको देखना है 3 सिनेरियोज यहां पर हो सकते हैं। पहला, इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 31। सेक्शन नंबर 31 में जो इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट दिया हुआ है, अगर उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपने इनवॉइस इशू कर दिया तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिस दिन पेमेंट आपको रिसीव हुआ है, दोनों में से जो भी अर्लीस्ट डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर्विसेज के केस में कोई टेंजिबल चीज तो है नहीं, तो आपको पेमेंट ट्रैक करना रहेगा। तो हमेशा पेमेंट की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, जिस दिन पेमेंट आपको मिल गया वो डेट, या फिर जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया वो डेट, दोनों में से अर्लीस्ट डेट आपको ले लेना है। नेक्स्ट चीज, अगर इनवॉइस जो है वो टाइम लिमिट जो दिया गया है 31 के अंदर, उस टाइम लिमिट के अंदर जो है इनवॉइस इशू नहीं किया गया, ठीक है, उसके बाद इशू किया गया, तो उस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन आपने सर्विसेज दिया है, रेंडर किया है, वो डेट ले लो, और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, दोनों में से जो अर्लीस्ट डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन, अगर इन दोनों से आप जो है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, उस केस में द डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन रेसिपिएंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीट ऑफ सर्विसेज शो करेगा, वही डेट को आपको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ है एक्सेस पेमेंट अप टू ₹1000, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज टाइम ऑफ सप्लाई। अब समझना ये प्रोविजन क्या बोलता है कि देखो, हमारा यहां पर एक कंडीशन क्या दिया है कि या तो आपने जिस दिन इनवॉइस इशू किया वो डेट ले लो, या फिर पेमेंट का डेट ले लो। अब पेमेंट मान लीजिए मुझे कुछ एक्सेस में मिल गया, अब मैंने कोई सर्विसेज दी जिसका वैल्यू जो था, उसकी वैल्यू जो थी वो थी 9700, इतना मैंने सर्विसेज दिया था। बट सामने वाले से जो भी रेसिपिएंट है उससे मेरा रोज का ट्रांजेक्शन होता है, डेली, वो हम लोग जानते हैं। तो उसने क्या किया, उसने मुझे 10,000 रुपीज पूरा भेज दिया और बोला कि ये जो 300 रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए ना, वो आगे जब भी सर्विसेज दोगे उसमें एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब छोटे मोटे अमाउंट वापस से क्या रिफंड करोगे, तो पूरा एक लमसम अमाउंट मुझे पे कर दिया। इस केस में क्या होता है, अब टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन तो क्या बोलता है, आपको पेमेंट रिसीव हो गया, अब मैंने 9700 का सप्लाई किया, उसके लिए मैं जीएसटी का पेमेंट करूं वो बराबर है, लेकिन ये जो 300 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिल गए हैं उस पर भी प्रोविजन लग जाएंगे और मुझे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दे दिया और बोला कि देखो, अगर आपको 1000 रुपीज तक अगर कुछ भी एक्सेस अमाउंट मिलता है तो उस पर आपको पेमेंट का कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज टाइम ऑफ सप्लाई। आप जिस दिन इनवॉइस इशू करोगे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा और उस टाइम पे ही आपको पेमेंट करना रहेगा। क्लियर है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना, एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 रुपीज तक को ही मिलता है। दूसरी चीज, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही ऑप्शन दिया गया। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऐसा कोई भी ऑप्शन आपका नहीं रहने वाला है। चलिए सर, नेक्स्ट अब हमने देखा कि इनवॉइस, अगर इनवॉइस टाइम से इशू होता है तो हम डेट ऑफ इनवॉइस लेते हैं, और अगर इनवॉइस टाइम से इशू नहीं होता है तो फिर हम डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस लेते हैं। ठीक है, एक कंडीशन हमारा ये रहता है, और दूसरा कंडीशन तो फिक्स ही है, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अब सर इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए, तो सेक्शन नंबर 13 हमें बताएगा 31। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, द टैक्स इनवॉइस नीड टू बी इशूड आइदर बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जब आपने सर्विस दी उससे पहले ही इनवॉइस इशू कर दो, या फिर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन आपने सर्विसेज दिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना। ठीक है, अब ये 30 दिन का जो टाइम लिमिट है ये आपका 45 डेज हो जाएगा इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज। तो ये बैंकिंग कंपनीज के केस में जो है लिमिट बढ़ा दिया गया है और उनको बोला कि आपको 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देना है। अब अगर विद इन द टाइम लिमिट आप इनवॉइस इशू करते हो तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, व्हिचएवर जो अर्लियर रहेगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है सर, चलो नेक्स्ट यहां पर बोला है इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और टेलीकॉम कंपनीज और नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विस मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब देखो ये बैंकिंग कंपनी अपने ही किसी डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है, जो सेम पेन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो अगर ये सप्लाईज कुछ कर रहे हैं अपने डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में,
तो इस केस में इनको इनवॉइस इशू कब तक करना है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सच सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जिस दिन वो सप्लाई आपने रिकॉर्ड किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो डेट ले लो, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड। जिस क्वार्टर में सप्लाई किया उसके एक्सपायरी होने से पहले तक आपको यहाँ पर इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी या टेलीकॉम सेक्टर्स के केस में ही दिया हुआ है। अदरवाइज नॉर्मल केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है? विद इन 30 डेज। ठीक है, जिस दिन सर्विसेज दिया वहां से 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देना है। नेक्स्ट चीज सर, अगर हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, जैसा हमने पहले देखा था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पर दिया हुआ है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है? जो आप रिकरिंगली देते जा रहे हैं। ठीक है, बट यहां पर एक कंडीशन भी दिया हुआ है। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मींस अ सप्लाई ऑफ सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और ऑन रिकरिंग बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मतलब 3 महीने से ज्यादा के लिए आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो। अब ये जो एक्सीडिंग 3 मंथ वाला कंडीशन है ना, ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर अगर आप कोई रिकरिंग बेसिस पर कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपके प्रोविजंस लग जाएंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, अगर सर्विसेज 3 मंथ से एक्सीडिंग अगर दी जा रही है तो ही वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। अब अगर कोई कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 3 सिनेरियोस दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इनवॉइस कब तक इशू करना है उसके 3 सिनेरियोस है। पहला बोला है वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है तो उस केस में द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, जिस दिन पेमेंट कर रहे हो वो डेट या उससे पहले तक आपको इनवॉइस इशू कर लेना है। सेकंड केस, अगर आपका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है वो एसर्टेनेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से, उस केस में द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। जब उसको पेमेंट रिसीव होता है वो डेट तक या उससे पहले तक आपको इनवॉइस इशू कर लेना है। इन थर्ड केस, अगर जो पेमेंट आपका है वो लिंक है टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी इवेंट से लिंक है। जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनवाया है, ठीक है, अब उस सॉफ्टवेयर को बनने में 6 महीने लगते हैं या 4 महीने लगते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर का पेमेंट जो है कब मैं पेमेंट करूंगा? जब वो मुझे पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बना करके दे देगा। तो पेमेंट जो है वो लिंक है टू एन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। इस केस में आपको इनवॉइस इशू करना है बिफोर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, तो जब वो इवेंट कंप्लीट होता है वो डेट या उससे पहले तक आपको इनवॉइस इशू कर देंगे। समझे आपको? तो 3 सिनेरियोस क्या देखें? अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल है तो वो डेट तक आप इनवॉइस इशू कर दो। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल नहीं है तो उस केस में जिस दिन पैसा रिसीव होता है उस डेट तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। और अगर पेमेंट जो है वो लिंक है टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट पे, तो जिस दिन वो इवेंट आपका कंप्लीट होता है वो डेट या उससे पहले तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज सर, अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो सर्विसेज का और वो सप्लाई सीज हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है, किसी कारणवश वो सप्लाई आप स्टॉप कर देते हैं, उस केस में आपको इनवॉइस इशू कर देना है at the time when the supply ceases to the extent supply made before such cessation। ठीक है, तो जब वो सप्लाई सीज हुआ वो टाइम तक आपको इनवॉइस इशू कर देना है। क्लियर है? तो अगर इनवॉइस हमने टाइम लिमिट के विद इन सेक्शन नंबर 31 के अंदर जो टाइम लिमिट दिया है उस टाइम पीरियड में अगर इनवॉइस इशू किया है तो इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट लेना है। अदरवाइज जो है हमें जिस दिन सर्विसेज दी गई वो डेट और रिसीट ऑफ पेमेंट विच जो अर्लियर रहेगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो सर, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3। ये बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब समझना, हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में जो कंडीशंस देखी थी, क्या क्या कंडीशन थी? हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमेशा रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना रहेगा। अब पहला कंडीशन था डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। क्या यहाँ गुड्स है क्या? नहीं सर, ये तो सर्विस की बात कर रहा है तो वो कंडीशन तो रहेगा नहीं। दूसरा कंडीशन क्या था? डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, जिस दिन पेमेंट किया, तो वही पहला कंडीशन वही दिया है, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है? बुक्स और बैंक विचएवर इज अर्लियर। तो जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री किया रेसिपिएंट ने वो डेट ले लो, और जिस दिन पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट से डेबिट किया गया, दोनों में से जो अर्लीस्ट डेट रहेगा वही हमारा डेट ऑफ पेमेंट माना जाता है। तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन वहां पर क्या था गुड्स के केस में? गुड्स के केस में हमारा कंडीशन क्या था? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, 31st डे आपको लेना था। यहां पर सर्विस के केस में जो है 61st डे बोला है। ठीक है, तो ये 30 दिन एक्स्ट्रा क्यों दिए गए हैं? तो समझो 30 डेज जो है हमें यहाँ पर इनवॉइस इशू करने का भी एक्स्ट्रा दिन टाइम दिया हुआ है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। ठीक है, तो ये 30 डेज आपके यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। सो 31st डे प्लस 30 डे इक्वल टू कितना हो गया? हमारा 61st डे। तो आपको ले लेना है 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, और थर्ड यहां पर जो है एक कंडीशन और जुड़ा है जो कि अमेंडमेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। ये कंडीशन क्या बोलता है कि देखो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नॉर्मली सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो वही इनवॉइस इशू कर देगा, लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और आप रजिस्टर्ड हो तो आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है। ठीक है, रेसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस बनाता है और उस अकॉर्डिंगली जो है पेमेंट किया जाता है।
सो अगर इनवॉइस जो है रेसिपिएंट के द्वारा बनाया गया है तो बोला है द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट इन केस वेयर द इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रेसिपिएंट। ठीक है, तो अगर इनवॉइस जो है वो रेसिपिएंट बना रहा है तो उस केस में जिस दिन उसने इनवॉइस इशू किया वही डेट आपको ले लेना। ठीक है, तो इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। समझा आपको? तो नॉर्मल केस में आपको ये दो कंडीशन ही रहेगा। ठीक है, ए एंड बी, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। लेकिन अगर रेसिपिएंट जो है वो खुद से इनवॉइस बना रहा है तो फिर आपको देखना है कि डेट ऑफ पेमेंट क्या है और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, 61st डे तो फिर काम का रहेगा नहीं, जिस दिन इनवॉइस इशू बना किया है रेसिपिएंट ने वो डेट ले लो और डेट ऑफ पेमेंट ले लो। दोनों में से जो अर्लीस्ट डेट होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट चीज प्रोवाइजो दिया हुआ है। प्रोवाइजो क्या बोलता है, अगर आप क्लोज ए बी और सी से जो है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सेम प्रोवाइजो हमने गुड्स के केस में भी देखा था, वैसा का वैसा ही सर्विस में भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर आप सप्लाई कर रहे हो सर्विस का बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, ठीक है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज ने सप्लाई किया है वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सप्लायर जो है वो आउटसाइड इंडिया है, रेसिपिएंट जो है वो इन इंडिया में है और दोनों जो एंटिटीज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है, जो अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पड़ा। ठीक है, तो उस केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री किया वो डेट, और दूसरा बोला डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विसेज, विचएवर जो अर्लियर रहेगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो सर, तो यहां पर हमने जो है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स भी देख लिया, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भी देख लिया। अब कुछ प्रोविजन जो है वो कॉमन दिए हुए हैं जो दोनों सर्विस और गुड्स के लिए सेम दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं। पहला आ जाते हैं हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो अगर वाउचर्स आपने कोई सप्लाई किया है तो उस केस में देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर आपका सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, जैसे आइडेंटिफाइबल मतलब समझो, वाउचर्स बेसिकली होता क्या है, जिसको आप एज ए कंसिडरेशन यूज करते हो। मैंने कोई शॉपिंग किया, पीटर इंग्लैंड के शर्ट खरीदे, उन्होंने मुझे वाउचर दिया 1000 रुपए का, बोला आप जब अगली बार शॉपिंग करने आओगे ना तो आप ये वाउचर देना, आपको 1000 रुपए के फ्री में शर्ट्स मिल जाएंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, वो वाउचर लेकर के मैं जाऊंगा और मुझे शर्ट्स मिल जाएंगे, तो वाउचर जो है एक तरह का कंसिडरेशन का काम कर रहा है ना। तो उसको मैं कंसिडरेशन के फॉर्म में पे कर रहा हूं और मुझे आगे शर्ट मिल रहा है। अब समझना, अगर आपका सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, जैसे हमें पता है कि वाउचर्स में दूंगा मुझे पीटर इंग्लैंड का शर्ट मिलेगा, अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन वो वाउचर इश्यू किया गया, जिस दिन ओरिजिनली आपको दिया गया, वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अदर केस है, मतलब जहां पर वाउचर एक्सचेंजेबल सॉरी आइडेंटिफाइबल नहीं है, जैसे आपको मैंने कोई अमेजोन का वाउचर दे दिया या कोई फूड कूपन दे दिया, अब उससे आप क्या खरीदोगे वो आपको पता नहीं है, सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, उस केस में जिस दिन वो वाउचर को रिडीम किया जाएगा, आप जिस दिन उसको रिडीम करोगे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो सर, नेक्स्ट दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन रेसिडुअल केसेस। मतलब देखो, जो हमने पहले प्रोविजंस देखे फॉरवर्ड चार्ज वाला, रिवर्स चार्ज वाला, उनसे अगर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा, तो ये सेक्शन हमें बताएगा। अगर आप पीरियोडिकल रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, ठीक है, रजिस्टर पर्सन हो, पीरियोडिकल रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहे हो, तो उस केस में द डेट ऑन विच सच रिटर्न्स इज टू बी फाइल्ड, जिस दिन वो रिटर्न फाइल करोगे वो डेट तक, वही डेट तक आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अदर केस है, उस केस में जिस दिन आप टैक्स का पेमेंट करते हो वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो दो चीजें देखनी, अगर पीरियोडिकल रिटर्न्स टाइम से फाइल कर रहे हो तो जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे वो डेट तक ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अदर केस है तो जिस दिन आपने पेमेंट किया है टैक्स का वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चीज सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी एक्सेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अब समझना, जनरली बिजनेस क्या है ना, क्रेडिट टर्म्स पे भी किया जाता है, जहां पर आपको पेमेंट जो है कुछ डेज का लिमिट दिया होता है कि आप 50 डेज के बाद या 30 डेज के बाद आपको पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, सो एक टाइम पीरियड दिया हुआ कि 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। अब समझना, अगर आप वो विद इन टाइम लिमिट जो दिया गया है उसमें पेमेंट नहीं करते हो तो उसके बाद जो है आपसे इंटरेस्ट लिया जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने जो है कोई गुड्स सेल किए हैं और रेसिपिएंट को बोला कि देखो आपको जो पेमेंट टर्म्स है वो 45 डेज का है, 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है। अगर उस दौरान नहीं करते हो तो 46 डे से जो है आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस है। अब इस केस में समझना कि इंटरेस्ट जो आपसे एडिशनली लिया जा रहा है उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है,
द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंड इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value. जिस दिन वो पैसा रिसीव होता है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, एक एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझना, मैंने कोई सप्लाई किया है 1 लाख रुपीज के, मैंने गुड्स सप्लाई किए हैं, सामने वाले को बोला कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना रहेगा, अगर 30 दिन में नहीं करोगे तो फिर आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। अब उसने जो है बाद में डिलेड पेमेंट कंसिडरेशन किया, तो मैंने उससे जो है 5000 का इंटरेस्ट लिया है। तो टोटल पैसा मैंने उससे कितना लिया है? 1,05,000। ठीक है, टोटल कंसिडरेशन मेरा ये हो गया। अब समझना, ये जो 1 लाख रुपीज है ये किस बात का है? मैंने उसको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किया होगा, उसका मैंने 1 लाख रुपीज लिया। इसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगा? जो हमने सेक्शन 12 या 13 में देखा, उस अकॉर्डिंगली ही आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपको। दूसरी चीज, जो हमारा ये 5000 है, ये 5000 क्या है? इंटरेस्ट का अमाउंट है वो। ठीक है, आप इंटरेस्ट कह लो, डिलेड पेमेंट का कंसिडरेशन कह लो, या फिर पेनल्टी कह दो। तो इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो हमारा डिटरमाइन होगा सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 है। ठीक है, सेक्शन 12(6) हो गया या फिर 13(6) हो गया। ठीक है, अगर सर्विसेज है तो 13(6) आपको लगाना रहेगा। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो एडिशनल अमाउंट आपको मिल रहा है, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन ये एक्चुअल में आपको रिसीव होता है। ठीक है, तो जिस दिन एक्चुअली रिसीव हुआ है उसी दिन आपको टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा। क्लियर है? तो दोनों अमाउंट को आपको बाइफरगेट करना रहेगा। अगर आपको कोई ऐसा इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो आपके 2 टाइम ऑफ सप्लाई निकलेंगे। 1 लाख के लिए अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, और ये जो एडिशनल अमाउंट आपको मिला है इंटरेस्ट का, इसके लिए आपको अलग से जो है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना रहेगा। समझा आपको? चलो सर, यहां पर जो है हमारा सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आ जाता है नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 बात करता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब समझिए, हमने यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस देखी। ठीक है, जैसे आपका इनवॉइस किस दिन इश्यू किया गया, पेमेंट किस दिन किया गया, सप्लाई किस दिन किया गया, अलग अलग इवेंट्स। ठीक है, और हम अर्लीस्ट वाला डेट देखते थे। बट मान लो कि इन इवेंट्स के बीच में आपका जो रेट है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए किसी पहले कोई प्रोडक्ट था जिसपे 18% का रेट लगता था, अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, आपने सप्लाई कर दिया, सप्लाई किया तब 12% का रेट था, बट जब पेमेंट रिसीव हुआ ना, वो टाइम तक रेट जो है रिवाइज हो गया। अब रेट जो है 18 से 12% हो गया। अब इस केस में हमें कौन सा रेट लेना है? ठीक है, पुराना रेट लगेगा, नया रेट लगेगा, ये कंफ्यूजन है। दूसरा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें सेक्शन नंबर 14 दिया गया। क्लियर है? सो इन केस ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स डिपेंड्स ऑन 3 इवेंट्स। 3 इवेंट कौन कौन से हैं? पहला, आपका सप्लाई किस दिन किया गया, जो भी गुड्स और सर्विसेज है आपने किस दिन सप्लाई किया। दूसरा, डेट आपको देखना है जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया। एंड थर्ड डेट देखना है आपको, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, सो ये 3 इवेंट्स पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा। अब समझना, अगर कोई भी 2 इवेंट्स जो है, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई भी 2 इवेंट जो है वो पहले होते हैं, ठीक है, अगर पहले होता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है, तो आपको ओल्ड रेट लगाना है। और अगर कोई भी 2 इवेंट जो है वो बाद में किए गए हैं, तो आपको न्यू रेट यहां पर लगाना रहेगा। ठीक है, तो इसको भी यहां पर देखो, मैंने बहुत अच्छे से चार्ट दिया हुआ है, ये सॉरी ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब 1 बाय 1 केस देखते हैं। पहला देखो, एक चीज को हमें फ्रीज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, सो हम सप्लाई को फ्रीज करते हैं। सो अगर सप्लाई जो है वो बिफोर हो रहा है, ठीक है, सप्लाई जो है रेट जिस दिन चेंज हुआ उससे पहले सप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब देखना इनवॉइस किस दिन इश्यू किया गया, अगर इनवॉइस जो है वो भी बिफोर ही इश्यू कर दिया है, ठीक है, और पेमेंट जो है वो आफ्टर रिसीव हुआ है, तो अब इस केस में देखो 2 इवेंट्स जो है पहले होने चाहिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई जो है वो भी बिफोर हो रहा है और इनवॉइस भी बिफोर हो रहा है, दोनों ही 2 इवेंट पहले हैं। अगर 2 इवेंट पहले है तो आपको ओल्ड रेट यहां पर लगा देना है। ठीक है, दूसरी चीज सर, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए आपको देखना है कि सप्लाई के साथ कौन खड़ा है। ठीक है, ये सप्लाई के साथ जो खड़ा होगा ना, वही डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे। अब इस केस में देखो, सप्लाई भी बिफोर हो रहा है, सप्लाई भी बिफोर हो रहा है, और सप्लाई के साथ कौन खड़ा है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। क्लियर है? तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमेशा देखना है कि सप्लाई के साथ कौन खड़ा है, और रेट के लिए हमेशा देखना है आपको कि अगर 2 इवेंट्स पहले हुए हैं तो ओल्ड रेट ले लो, अगर 2 इवेंट्स बाद में हुए हैं तो आपको नया रेट ले लेना। ठीक है, जैसे हमने और ट्रांजेक्शन दिए हुए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सप्लाई बिफोर हो गया, इनवॉइस जो है वो आफ्टर इश्यू किया गया, और पेमेंट जो है, पेमेंट वो पहले रिसीव हो गया। इस केस में सप्लाई के साथ कौन खड़ा है, सप्लाई भी बिफोर हुआ है,
और पेमेंट भी बिफोर हुआ है, तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ठीक है। और अब हमारा टाइम ऑफ रेट कौन सा लगेगा, तो देखो दो इवेंट्स कहां हुए हैं, सप्लाई भी बिफोर हुआ है, पेमेंट भी बिफोर हुआ है, दो इवेंट्स जो है वो पहले हुए हैं, तो हमें ओल्ड रेट यहां पर लगा देना। क्लियर है। थर्ड सिनेरियो जहां पर सप्लाई बिफोर हुआ है लेकिन इनवॉइस भी बाद में इशू हुआ है एंड पेमेंट जो है वो भी आफ्टर रिसीव हो गया, जब रेट चेंज हुआ उसके बाद में पेमेंट रिसीव हुआ है। दोनों इवेंट्स अगर आफ्टर है तो देखो दो इवेंट्स बाद में हो रहे हैं, दो इवेंट्स अगर बाद में होते तो हम न्यू रेट लेते हैं, तो यहाँ पर न्यू रेट लग जाएगा। और अब दोनों ही इवेंट जो है सप्लाई के साथ कोई भी खड़ा नहीं है, तो इस केस में जो है आपको दोनों डेट्स में से अर्लीस्ट डेट देख लेना है, ठीक है। सो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया गया वो डेट ले लो और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच जो अर्लियर रहेगा वही आपको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेना है। क्लियर हुआ आपको। चलो सर, सेम हम जो है यहाँ पर दूसरे सिनेरियोस देखते हैं जहां पर सप्लाई जो है वो आफ्टर हुआ है, ठीक है। अब सप्लाई जो है जिस दिन रेट चेंज हुई उसके बाद में सप्लाई किया गया। अब देखो इनवॉइस कब इशू किया है, इनवॉइस आफ्टर इशू किया है एंड रिसीट ऑफ पेमेंट जो है वो बिफोर हो गया है। अब समझना सप्लाई के साथ कौन खड़ा है, सप्लाई भी आफ्टर है, इनवॉइस भी आफ्टर इशू किया है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। रेट कौन सा लगेगा, दो इवेंट आफ्टर हुए हैं तो न्यू रेट यहां पर लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, सप्लाई आफ्टर हुआ है, इनवॉइस बिफोर इशू हो गया और पेमेंट आफ्टर हुआ है, पेमेंट आफ्टर हुआ है और सप्लाई भी आफ्टर हुआ है, सप्लाई के साथ पेमेंट खड़ा है, तो यहां पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और रेट कौन सा लेना है, दो इवेंट बाद में हो रहे हैं तो न्यू रेट ही आपके यहां पर लग जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड सिनेरियो जहां पर सप्लाई आफ्टर हो रहा है लेकिन इनवॉइस भी पहले इशू कर दिया और पेमेंट भी पहले रिसीव होगा, मतलब दोनों में से सप्लाई के साथ कोई भी खड़ा नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी सप्लाई के साथ खड़ा नहीं है उस केस में दोनों में से जो अर्लीस्ट डेट होगा वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है। सो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच जो अर्लियर रहेगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो रेट कौन सी लगेगी, तो देखो दो इवेंट्स बिफोर हुए हैं, दो इवेंट्स बिफोर हुए हैं तो ओल्ड रेट यहां पर लग जाएगा। क्लियर है, समझा आपको। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, आपका जो कोई भी क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट चीज, वेयर द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 4 वर्किंग डेज, ठीक है। आपका जो पेमेंट है वो 4 वर्किंग डेज के बाद में अगर अकाउंट में जो है बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है उस केस में द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, ठीक है। तो देखो जनरली हम डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या मानते हैं, बुक्स और बैंक ये दो कंडीशंस देखते हैं, लेकिन अगर आपका पेमेंट जो है वो 4 वर्किंग डेज के बाद में क्रेडिट हो रहा है तो आपको सिर्फ एक ही कंडीशन देखना है, जिस दिन यहां पर द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट, जिस दिन पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया वही डेट आपको यहां पर ले लेना है। क्लियर है सर। चलो नेक्स्ट चीज, अगर कोई भी सप्लाई कर रहे हो गुड्स का बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, कोई भी सप्लाई हो रहा है गुड्स का बाय रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूडिंग हमारा कंपोजिशन सप्लायर एंड रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। तो इन दो लोगों को छोड़ करके कोई भी गुड्स का सप्लाई कर रहे हो तो जहां भी हमने यहाँ पर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस देखा ना उसके साथ साथ में आपको द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू बीन इशूड अंडर सेक्शन 31 ये कंडीशन भी साथ में देखना रहेगा, ठीक है। तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट अंडर सेक्शन 31 विचएवर जो अर्लियर डेट रहेगा वही आपको यहां पर लेना रहेगा। क्लियर हुआ आपको। चलो सर, तीनों सेक्शन यहां पर कंप्लीट होते हैं। सेक्शन नंबर 12 जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 13 दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेक्शन नंबर 14 बात करता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब तीनों सेक्शन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब कुछ सर्कुलर्स दिए हुए हैं, ये सर्कुलर भी काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो वन बाय वन सारे सर्कुलर्स को डिस्कस करते हैं। पहला सर्कुलर दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और मेंटेनेंस देयरऑफ of national highway projects of NHAI by in hybrid annuity model। अब समझना, ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं, रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये कौन बनाता है, ये इसकी अथॉरिटी दी हुई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है, अलग अलग मॉडल्स होते हैं, ठीक है। सो ये एक तरह का मॉडल दिया हुआ है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको बोलते हैं कि देखो आपको रोड भी बनाना है, कंस्ट्रक्शन भी आप ही को करना है, प्लस उस रोड का मेंटेनेंस जो है वो भी आप ही को करना है। मतलब आगे चल करके साल भर हो गया आपने रोड बना दिया, एक साल के बाद कहीं गड्ढे हो गए तो वो गड्ढे भी आपको ही ठीक करना है, तो उसका मेंटेनेंस का भी आपको ही करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो जो आप रोड वगैरह बना रहे हो, गुड्स भी हो रहा है, सर्विस भी हो रहा है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये देखो ये एक तरह का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अलग और मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अलग, ऐसा नहीं है, ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। जब स्टार्टिंग में ये एंटर करते हैं तभी ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि देखो आपको ही बनाना है और आपको ही मेंटेन करना है।
सो अगर कोई ये जो है एक तरह का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईवेज, वेर इन पेमेंट टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोवाइडेड इन द एग्रीमेंट। पेमेंट टर्म क्या रहेगा वो यहाँ पर एग्रीमेंट में ऑलरेडी बताया हुआ रहता है, ठीक है। अब समझना, ये जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के होते हैं, करोड़ों में अमाउंट्स होते हैं, ठीक है। सो अगर आपका जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में स्प्रेड किया गया है, ठीक है, कि भैया हम जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। सो अब इस केस में समझना, अगर पेमेंट जो है वो स्प्रेड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड पेमेंट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी मेड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो अब अगर कुछ स्पेसिफाइड डेट है कि भाई इस डेट को जो है आपको पेमेंट मिलेगा, सो अगर ये आपको जो है पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में किया जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। ये है क्योंकि आप सर्विसेज भी दे रहे हो और आपको जो है पैसा भी मिलता जा रहा है, तो ये आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में कवर हो जाएगा। और इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो हम डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2, जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर फॉरवर्ड चार्ज वाला केस था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और साथ में इनवॉइस किस दिन इश्यू किया जाएगा, तो इनवॉइस के लिए आपको देखना है सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 5, ठीक है। हमने देखा था कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 3 सिनेरियोस होते हैं। पहला, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसेटेनेबल है तो उस डेट तक इनवॉइस इशू कर दो। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसेटेनेबल नहीं है तो वो डेट या उससे पहले जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ है वो डेट तक जो है इनवॉइस इशू कर देना है। एंड थर्ड सिनेरियो, अगर आपका पेमेंट जो है वो लिंक है टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, तो जब ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सच इवेंट आपको इनवॉइस इशू कर देना, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियोस देखे थे, उस अकॉर्डिंगली आपको इनवॉइस इशू करना है एंड द टाइम ऑफ सप्लाई आपका डिटरमाइन किया जाएगा। समझा आपको? चलो सर, नेक्स्ट चीज दिया हुआ है कि अगर आपने जो है इंस्टॉलमेंट या एन्युटी पेबल जो है बाय एनएचएआई टू द कंसेशनर ऑल्सो इंक्लूड सम इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब देखो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लंबे साल तक चलते हैं, तो वो जो अमाउंट पे करते हैं ना उसमें कुछ इंटरेस्ट कंपोनेंट भी रहता है। अब ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट साथ में दिए जा रहा है ये भी आपका वैल्यू का पार्ट बनेगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा। कैसे सर? ये हमें सेक्शन नंबर 15 जो दिया हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, उसका सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 बात करता है इंक्लूजन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसके अंदर क्लोज डी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन मिलता है वो भी आपके वैल्यू का पार्ट बनता है, ठीक है। सो ये अगर इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो सर, नेक्स्ट सर्कुलर पे आते हैं जो दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ स्पेक्ट्रम यूसेज एंड अदर सिमिलर सर्विसेज अंडर जीएसटी, ठीक है। अब समझना, आपको अगर कोई भी स्पेक्ट्रम वगैरह खरीदना है, ठीक है, 4G 5G के स्पेक्ट्रम वगैरह लेने हैं तो आपको गवर्नमेंट से जो है गवर्नमेंट यहाँ पर टेंडर वगैरह निकालती है और आपको बिडिंग करना रहता है। जो भी सबसे हाईएस्ट अमाउंट का बिडिंग करेगा उसको वो यहाँ पर लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। सो जनरली क्या होता है, जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं वो बिडिंग करते हैं फॉर सिक्योरिंग द राइट टू यूज स्पेक्ट्रम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इज द सप्लायर ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, और रेसिपिएंट कौन होता है, जो वो बिडिंग में जीतता है। अब समझना, इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट तो टैक्स का पेमेंट करेगी नहीं, आप बिजनेस एंटिटी तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम खरीदे जाते हैं वो भी बहुत बड़े अमाउंट्स के होते हैं, करोड़ों में अमाउंट्स होते हैं। तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके पास बहुत पैसा है तो अपफ्रंट अमाउंट पूरा ही पे कर दो, ठीक है। अगर आपने पूरा फुल अपफ्रंट अमाउंट पेमेंट कर दिया उस केस में जीएसटी वुड बी पेबल व्हेन द पेमेंट फॉर द सेड अपफ्रंट अमाउंट इज मेड और ड्यू, ठीक है, जिस दिन पेमेंट ड्यू हुआ है या फिर जिस दिन अमाउंट आपने पे किया, विचएवर जो अर्लियर रहेगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन सर समझना, दूसरा केस, जब आपने पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में लिया है, ठीक है, मतलब आप पूरा अमाउंट जो है एक बार में पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के बारे में सोचा, तो इस केस में समझना यहां पर जो है आपका ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। आपको सर्विसेज भी मिल रही है और साथ में जो है आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके ईएमआई के फॉर्म में पेमेंट भी करते हुए जा रहे। और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में हमने जो प्रोविजंस देखे सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 5 के, उस अकॉर्डिंगली आपको इनवॉइस इशू करना रहेगा एंड टाइम ऑफ सप्लाई भी आपका उसी अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है सर। चलो, सो सिंस अगर आप कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस कर रहे हो, सिंस द डेट ऑफ पेमेंट जो है वो क्लियरली एसर्टेनेबल रहेगा, है ना। 3 सिनेरियोस थे, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नॉट एसर्टेनेबल एंड पेमेंट इज लिंक्ड टू एन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं तो उनमें ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल रहता है, तो उस केस में आपको इनवॉइस इशू करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो उस डेट तक आपको इनवॉइस इशू करना रहेगा। अब सेम चीज अगर इसके अलावा कोई भी लाइसेंस है, जैसे यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात हुई, इसके अलावा कोई और लाइसेंस गवर्नमेंट देती है, जैसे आपका कोई नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का लाइसेंस वगैरह हो गया, तो उस केस में भी अगर आपने इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन लिया है तो वो आपका यही ट्रीटमेंट रहेगा और वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा।
क्लियर हुआ आपको? चलो सर, अब आते हैं लास्ट सर्कुलर पे। ये सर्कुलर आपके हमें अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट भी है। बहुत बड़ा सर्कुलर है, बट बहुत अच्छे से हमको इसको जो है कवर करेंगे। पूरा ध्यान मेरी तरफ रखना, ठीक है? चलो, ये दिया हुआ है क्लेरिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ वाउचर्स। सर, वाउचर्स के रिलेटेड तो हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है? पहली चीज, वाउचर्स होते क्या है, जिसको हम एज ए कंसीडरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो वाउचर्स मे बी इन द नेचर ऑफ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट which creates an obligation on the supplier to accept it as a consideration। मतलब सप्लायर जो है उसको एज अ कंसिडरेशन ही एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में आपको कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है? अब हमने टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस क्या देखे थे? अगर आपका सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल है, मुझे पता है कि भैया ये शर्ट ही मिलने वाला है मुझे, या कोई स्पेसिफिक आइटम ही मिलने वाला है, तो जिस दिन वो वाउचर इश्यू किया वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। दूसरा केस, अगर आपका सप्लाई जो है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, उस केस में जिस दिन वो वाउचर को रिडीम कर दे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है, ठीक है? अब समझना, वाउचर्स क्या होते हैं? सिंपली ये एक तरह का पेमेंट की तरह आप यूज कर रहे हो उसको। तो यहां पर जो है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है रिकॉग्नाइज किए गए आरबीआई के द्वारा, ठीक है? सो हमने मनी का डेफिनेशन देखा था, मनी के अंदर काफी सारी चीजें थी। सो अब यहां पर क्या है, वाउचर जो आप दे रहे हो वो एक तरह का मनी का ही काम कर रहा है। मेरे पास 1,000 रुपए के वाउचर्स थे, मैंने वो वाउचर प्रोवाइड किया और मुझे 1,000 रुपए के गुड्स मिल गए। तो यहां पर मेरे वाउचर का क्या काम किया है? वाउचर ने जो है एक तरह का मनी का काम किया है, ठीक है? बट क्या वो एक्चुअल में मनी है क्या? नहीं। यहां पर दो ऑप्शन हो सकता है। पहला देखो, अगर वो वाउचर जो है वो एक तरह का प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है आरबीआई ने, ठीक है? मनी कहलाने के लिए मनी जो है वो आरबीआई उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है? तो अगर वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है वो आरबीआई रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उस केस में जो वाउचर आप पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाउचर जो है आपका मनी की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और मनी जो है हमने देखा कि ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर होता है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। तो इस पर जीएसटी लगता ही नहीं, ठीक है? तो वाउचर में कभी भी आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है अगर उस वाउचर को रिकॉग्नाइज किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है? सेकंड सिनेरियो, अगर आरबीआई ने उसको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई वाउचर निकाल रहे, आरबीआई ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है, उस केस में क्या होगा? ये जो है मनी तो नहीं कहलाएगा, लेकिन अब ये क्या कहलाएगा? ये आपका जो है एक तरह का एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा, ठीक है? एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा, मतलब आपने कोई एक्शन लिया, आप उस वाउचर को प्रेजेंट करोगे तो फिर आपको जो है बदले में गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे। तो ये आपका एक्शनेबल क्लेम में कवर हो जाएगा। और एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाता है, उस पर जीएसटी लगाया जाता है, ठीक है? लेकिन समझना, हमने शेड्यूल 3 के अंदर क्या पढ़ा था कि एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, मतलब सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे ही जीएसटी लगता है। नॉर्मल उसके अलावा कोई भी एक्शनेबल क्लेम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाता है। तो ये हमारा एक्शनेबल क्लेम तो कहलाएगा, लेकिन शेड्यूल 3 के अंदर कवर हो जाएगा और इस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। क्लियर है? सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, दो चीजें हैं। अगर वाउचर को जो है आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है तो वो मनी कहलाएगा, उस पर जीएसटी लगेगी नहीं। दूसरी चीज, अगर आरबीआई ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो फिर वो एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। एक्शनेबल क्लेम हमारा शेड्यूल 3 में कवर किया गया है, उस पर भी जीएसटी नहीं आता, ठीक है? तो दोनों ही केस में जो है आपको जीएसटी का पेमेंट करने की जरूरत नहीं रहती। क्लियर है सर? चलो, अब यहां पर जो है अलग अलग इश्यूज दिए गए हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला दिया है वेदर ट्रांजेक्शन इन वाउचर्स इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। जो मैंने वाउचर्स का ट्रांजेक्शन किया, क्या ये गुड्स या सर्विस कहलाएगा? तो समझना, वाउचर्स क्या है? एक तरह का आप उसको कंसिडरेशन की तरह यूज कर रहे हो। तो वाउचर्स का जो सप्लाई किया है वो कभी भी आपका सप्लाई नहीं कहलाता, ठीक है? मतलब ना ही वो गुड्स कहलाएगा ना ही सर्विस कहलाएगा, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। हाँ, उस वाउचर्स के बदले जो आपको गुड्स या सर्विसेज मिले हैं, ठीक है, मैंने वाउचर्स दिया 1,000 रुपए का और बदले में मुझे जो है कुछ गुड्स मिले, शर्ट्स वगैरह मिले हैं, तो वो जो गुड्स सप्लाई किए गए उस पर जीएसटी लगता है। बट जो वाउचर्स का ट्रेडिंग हुआ है, मैंने वाउचर्स खरीदे, अमेजन के वाउचर्स मैंने खरीदे, 100 वाउचर्स खरीदे और फिर मेरे स्टूडेंट्स को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट जो है अच्छे मार्क्स लाता है, मैं उनको वाउचर्स देता हूँ अमेजन के 1,000 रुपए के। तो इस केस में समझना, जो वाउचर्स का ट्रेडिंग हो रहा है ना, वो कोई भी सर्विस नहीं है, ठीक है? सो द ट्रांजेक्शन वाउचर देमसेल्फ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई, ये कोई भी सप्लाई नहीं कहलाएगा। क्लियर है? और इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जो अंडरलाइन गुड्स और सर्विसेज दिए जा रहे हैं वाउचर्स के बदले में, वो आपका टैक्सेबल होगा अंडर जीएसटी। क्लियर हुआ आपको? समझा आपको? चलो सर, सेकंड सिनेरियो आता है। सेकंड केस दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट, ठीक है? अब समझना, वाउचर्स जो थे वो अमेजन के थे, अमेजन के वाउचर्स कोई डिस्ट्रीब्यूटर है उसके थ्रू दिए जा रहे हैं, है ना? या फिर मेक माई डिलीवरी के वाउचर्स हो गए, वो कोई एजेंट है, वो आगे
सप्लाई कर रहा है। तो इस केस में समझना, जो भी वाउचर डिस्ट्रीब्यूट किए गए ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, ठीक है, मतलब समझना, इन सच केसेस डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर ओन्स द वाउचर एंड ऑपरेट्स ऑटोनोमसली विद फुल कंट्रोल ओवर द प्रोसेस। मतलब समझना कि मैंने जो है अमेजोन के वाउचर्स खरीदे, ठीक है, मैंने वाउचर्स खरीदे और अब मैं आगे जो है कस्टमर्स को दे रहा हूं। अब मान लेते हैं मैंने जो है 1 लाख रुपीज के वाउचर्स खरीदे हैं, ठीक है, 1 लाख रुपीज के मैंने वाउचर्स खरीद लिए। अब मैं आगे जो भी मेरे कस्टमर्स वगैरह है उनको आगे प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब इस केस में समझना, यहां पर जो भी प्योर जो ट्रेडिंग हो रहा है वाउचर्स का, मैंने वाउचर्स खरीदा अमेजोन से और मैं आगे कस्टमर्स को दे रहा हूं, जो ट्रेडिंग हो रहा है, वाउचर तो कोई सप्लाई है ही नहीं। हमने पहले ही ट्रांजेक्शन में देख लिया कि वाउचर जो है वो सप्लाई कहलाता ही नहीं है। सप्लाई क्यों नहीं कहलाता है? क्योंकि देखो, सप्लाई कहलाने के लिए 3 कंडीशंस होती है। पहला, कोई गुड्स या सर्विस होना चाहिए, दूसरा फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए, और तीसरा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब मान लेते कि ये बिजनेस के लिए है, ठीक है, कंसिडरेशन भी है क्योंकि हम इसको कंसिडरेशन की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई बदले में कोई सर्विस दी जा रही है, गुड्स दिए जा रहे हैं क्या? नहीं सर, यहाँ तो प्योरली वाउचर्स का ही ट्रेडिंग हो रहा है, तो गुड्स और सर्विसेज है नहीं, इसलिए सप्लाई कहलाएगी ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर जो प्योर ट्रेडिंग हो रहा है वाउचर्स का, ये कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है, और इसीलिए जो है जीएसटी यहां पर नहीं लगाया जाएगा, क्लियर है। लेकिन सेकंड केस समझना, यहां पर वाउचर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं थ्रू एनी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया या कोई एजेंट हो गया, पर यहां पर जो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे नहीं हो रहा है। मतलब समझो, पहले क्या हो रहा था कि मैंने अमेजोन से वाउचर खरीदे, अब मैं वाउचर जो है कस्टमर को सेल करता हूं, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन था, तो ये तो जीएसटी पे स्कोप में नहीं आएगा। लेकिन सेकंड केस, मैंने अमेजोन को बोला कि यार देखो, मैं आपके जो है वाउचर्स आगे बिकवाऊंगा, ठीक है, या मेक माई डिलीवरी को मैंने बोला कि सॉरी, मेक माई डिलीवरी हो गया या मेक माई ट्रिप हो गया, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि आपके वाउचर्स मैं आगे बिकवाऊंगा, और उसके लिए मुझे कुछ सर्टेन परसेंटेज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर जो भी वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ऑन कमीशन बेसिस या फीस बेसिस पे दिए जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये एक तरह का सप्लाई ऑफ सर्विस है, और इस पर जो है जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं सर्विसेज दे रहा हूं, मैं जो है मेक माई ट्रिप को सर्विस दे रहा हूं कि आपके वाउचर्स को मैं बिकवाऊंगा, है ना, और मुझे यहां पर कमीशन मिल रहा है, तो ये एक तरह की सर्विस कहलाएगी और उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। क्लियर हुआ आपको? चलो सर, थर्ड इश्यूज पे आ जाते हैं। Next, what would be the GST treatment of additional services such as advertisement, co-branding, marketing, promotion, customization service, technology support service, customer support service? मतलब समझना, मैं किसी के जो वाउचर्स हैं वो आगे सेल भी कर रहा हूं, ठीक है, सेल भी कर रहा हूं और साथ में कुछ सर्विसेज भी दे रहा हूं, भैया मैं उसको प्रमोट भी कर रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कर रहा हूं, तो ये तो प्योरली क्या है, एक तरह का सर्विस है, ठीक है, मैं उसको सर्विस दे रहा हूं सप्लायर को, और ये जो है जीएसटी के स्कोप में हमारा आ जाएगा। क्लियर है? एंड लास्ट केस दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ अनरिडीम्ड वाउचर? समझो, मैंने आपको 1000 रुपए के वाउचर्स दिए, अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको रिडीम करते हो कि नहीं करते हो। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसको रिडीम किया ही नहीं, तो वो अनरिडीम्ड वाउचर जो है वो क्या हो जाएगा, सप्लायर की इनकम हो जाएगी। अगर आप वो वाउचर लेके आते हैं मेरे पास, तो मुझे उसके बदले में 1000 रुपए के गुड्स देने पड़ते हैं। अब आप लेके आए ही नहीं, तो मेरे तो 1000 रुपए बच गए ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे पीएनएल अकाउंट में उसको एज ए इनकम शो करूंगा, है ना। तो ये जो इनकम शो की जाती है इसको बोलते हैं ब्रेकेज, ठीक है, ब्रेकेज। तो जो भी अनरिडीम्ड वाउचर होते हैं, इसका जीएसटी में क्या ट्रीटमेंट रहेगा, तो सिंपल सर, वाउचर तो कभी सप्लाई कहलाया ही नहीं, ठीक है, उसके बदले में जो गुड्स या सर्विस दी जाती है ना, वो सप्लाई कहलाता है। अब यहां पर वाउचर मैंने आपको दिया, आपने बदले में कुछ खरीदा ही नहीं, आपने उसको रिडीम किया ही नहीं, तो ये जो है हमारा कोई भी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है, ठीक है। गुड्स और सर्विस वाला कंपोनेंट मिसिंग है, कंसिडरेशन है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, बट ना ही कोई गुड्स दिए जा रहा, ना ही कोई सर्विस दिए जा रहा, क्लियर है। तो इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अब एक आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि क्या ये मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस है क्या, ठीक है, कि भैया आपको जो है वाउचर रिडीम नहीं करना, क्या ऐसा कहलाएगा क्या? तो देखो, ये भी यहाँ पर जो है कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं कहलाएगा, ठीक है। एज वाउचर इज इश्यूड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, जब भी वाउचर दिया जाता है आपको रिडेम्पशन पर्पस से दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव कभी भी ये नहीं होता है कि आपको रिडीम नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव हमेशा होता है कि आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा जो है हमें यहाँ पर देखना है कि एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर तो कोई भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट नहीं है कि आपको वाउचर रिडीम नहीं करना है ना। तो इसलिए जो है ये मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस भी नहीं कहलाएगा, और इस केस में जो है जीएसटी नहीं पे किया जाएगा। क्लियर हो आपको? समझा? अब ये सर्कुलर को जो है एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। क्या देखा हमने? पहला, अगर वाउचर जो है रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई है तो वो हमारा जो है मनी में कवर हो जाएगा और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, अगर वाउचर्स रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई नहीं है तो उस केस में वो हमारा एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा,
और इसलिए जो एक्शनेबल क्लेम जो है वो शेड्यूल 3 में कवर है, तो वो भी जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा। 3 इश्यूज हमने क्या क्या देखे, 3-4 इश्यूज देखे थे। पहला, ट्रांजैक्शन इन वाउचर जो है, वाउचर्स को मैं आगे खरीद रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, वो कभी भी जो है सप्लाई नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें ना ही कोई गुड्स है ना ही कोई सर्विस है। ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, तो आपको देखना है क्या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है तो उस केस में जीएसटी पेबल नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, मैं जो है ऐसा सर्विस दे रहा हूँ कि भैया आपके मैं वाउचर्स बिकवा दूंगा और मुझे कुछ कमीशन वगैरह देना, ठीक है, और उसके बदले में हो सकता है मैं कुछ सर्विसेज दे रहा हूँ, एडिशनल सर्विस जैसे मार्केटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें जो है सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी और उस पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। एंड लास्ट केस, जो भी अनरिडीम्ड वाउचर होता है वो उसके बदले में कोई भी सप्लाई नहीं किया गया, तो वो हमारा जीएसटी के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर है सर? समझा आपको? तो यहां पर जो है 7 पेजेस के अंदर हमने पूरा सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर को कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपके जेन्युइन फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट कर दें ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और लेकर के आ सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।